वेलकम टू केमिस्ट्री प्लेनेट। आज हम एक नया यूनिट डिस्कस करने वाले हैं, नया यूनिट शुरू करने वाले हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें हम इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी स्टडी करते हैं। यानी हम इसमें स्टडी करते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या कैसे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक अप्लाइड फील्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है जिससे हमें एनर्जी के बारे में या एनर्जी कैसे हासिल कर सकते हैं हम डिफरेंट सिस्टम्स के लिए, वो सब चीजें हमें पढ़ने को मिलती है और सीखने को मिलती है। आपको एक बात याद दिलाओ, यहाँ पे जब भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो हम वहां पे एक रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं। यानी हम ये रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू कर सकते हैं। सो वी कैन से रेडॉक्स रिएक्शन जो है ये बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब रेडॉक्स रिएक्शन जो है ये हम दो तरह से कर सकते हैं। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन यानी बिल्कुल आमने सामने, यानी रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक साथ में रहेंगे, और इनडायरेक्ट यानी जहां पे रिडक्शन पार्ट और ऑक्सीडेशन पार्ट सेपरेटली होता है। यानी जो रिड्यूस होता है वो अलग चेंबर में होगा और जो ऑक्सीडाइज होगा वो अलग चेंबर में होगा। उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये भी हम देखेंगे कि कैसे करते हैं और कहां पे करते हैं। और बात मेरी याद रखना कि जो हम इंटर कन्वर्जन करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल का या केमिकल का, और रेडॉक्स के थ्रू करते हैं, तो इस रेडॉक्स के लिए या इस कन्वर्जन के लिए या इस इंटर कन्वर्जन के लिए हमें एक सेल की जरूरत पड़ती है। उस सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स भी हमारे पास में दो टाइप के रहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो टाइप के रहते हैं। एक रहता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा रहता है गैल्वानिक सेल या वोल्टाइक सेल। यानी जो हमारे पास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं वो दो तरह की रहती हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वानिक सेल, या इसे हम वोल्टाइक सेल कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या करते हैं और गैल्वानिक सेल में क्या करते हैं ये भी बताएंगे हम। देखो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल उस सेल को कहते हैं जहां पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल का मतलब रहता है जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है, इसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। सपोज अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सपोज मैंने सोडियम क्लोराइड साल्ट लिया, इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन्स होंगे। अगर मैं इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा तो मैं इस सोडियम क्लोराइड को डिकम्पोज करके Na यानी सोडियम एटम या मेटल में कन्वर्ट कर सकता हूं, प्लस क्लोरीन गैस में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी NaCl खुद ब खुद सोडियम और क्लोरीन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूं तो मैं इस सोडियम क्लोराइड साल्ट को सोडियम प्लस क्लोरीन यानी इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। यहाँ पे सोडियम रिड्यूस होता है और क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसको कहूंगा मैं ये रेडॉक्स रिएक्शन है। और ये रेडॉक्स रिएक्शन ये वाली जो है ये आमने सामने होती है, या मैं बोलूंगा ये डायरेक्ट रेडॉक्स है, डायरेक्ट। और गैल्वानिक सेल में क्या करते हैं हम? देखो, गैल्वानिक सेल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हासिल करते हैं केमिकल एनर्जी से, यानी हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या मैं बोलूंगा केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और केमिकल रिएक्शन कराते हैं। इसमें क्या करते हैं हम? इसमें केमिकल रिएक्शन करा के इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं। कैसे, ये मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जिंक ले लूं, जिंक मेटल, और उसको कॉपर सॉल्ट या कॉपर आयन्स के साथ में डाल दूं, तो होता क्या है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स कॉपर 2 पॉजिटिव को देता है और कॉपर को न्यूट्रलाइज कर देता है और खुद बन जाता है जिंक 2 पॉजिटिव। इसका मतलब जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इसका मतलब यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर का रिडक्शन। तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस वाली रेडॉक्स है, यानी ये खुद ब खुद हो जाती है। और जो खुद ब खुद रिएक्शन हो जाए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल कर सकते हैं। और कैसे हासिल कर सकते हैं ये भी बताऊंगा मैं आपको। अब इन सेल्स में ये डिफरेंस यहाँ पे पता चलेगा।
ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, यानी दो मेटल पीसेस या कंडक्टिंग मटेरियल लेते हैं, दो रॉड्स, जिनके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी दे के रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। और इसमें एक ही चेंबर में ये रिएक्शन हो सकती है, यानी दोनों इलेक्ट्रोड्स हम एक ही चेंबर में डाल सकते हैं। और यहाँ पे एक सोल्यूशन लेंगे, सोल्यूशन यानी वो केमिकल जिसका हमें रिएक्शन कराना हो, जिसको हमें डिकम्पोज कराना है, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। ये सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट का मतलब रहता है जो सॉल्वेंट में डिजोल्व होने के बाद में आयन्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, या सॉल्वेंट में डालने के बाद में आयन्स में कन्वर्ट हो जाती है सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं हम इलेक्ट्रोड्स के थ्रू। अब यहाँ पे ये सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी आती है और ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है यहाँ पे ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कराते हैं। ये जो दूसरा सेल है इसमें भी ऐसा ही होता है कि इलेक्ट्रोड्स जो रहते हैं, इलेक्ट्रोड्स का काम रहता है या तो सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लाना या यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वापस ले जाना, बाहर ले जाना, ठीक है। ये दो मेटल रॉड से, जैसे यहाँ पे ये जिंक रॉड, यहाँ पे कॉपर रॉड, लेकिन हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स को अलग अलग चेंबर्स में रखा है। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर, लेकिन इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ना तो जिंक कॉपर सल्फेट के साथ में कांटेक्ट में, ना कॉपर सल्फेट जिंक के साथ में कांटेक्ट में, ठीक है। तो ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली रेडॉक्स रिएक्शन होती है। और इस रेडॉक्स रिएक्शन को, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, जो खुद ब खुद हो सकती है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहां से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे सेल, ऊपर दिखाया बल्ब। अब इन सेल्स को हम इन डिटेल अलग अलग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं दोनों में क्या है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट रहता है, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग चेंबर्स में, यानी दो हाफ सेल्स बोलते हैं इनको, दो हाफ सेल्स में रहता है। अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोड्स है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड्स का काम क्या रहता है? सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लाना या यहां से इलेक्ट्रिसिटी या करंट बाहर ले जाना, ठीक है। करंट या इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो हो रहे हैं तो करंट वापस, यानी एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रोड्स का और भी एक काम रहता है, ये जो इलेक्ट्रोड्स है इनकी सरफेस पे एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इनकी सरफेस पे जो भी इंटरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन का अंदर जाना या इलेक्ट्रॉन का सेल से बाहर जाना, वो इलेक्ट्रोड की सरफेस पे होता है। सो इंटरेक्शंस टेक प्लेस एट इलेक्ट्रोड सरफेस। दैट इज व्हाई वी कॉल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस एज सरफेस फिनोमेना। ये सरफेस फिनोमेना है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड्स हमारे पास में दो तरह के रहते हैं। एक इलेक्ट्रोड को कहते हैं एनोड। याद रखना, वो एनोड, वो इलेक्ट्रोड जहां पे ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसको हम कहते हैं एनोड। और वो इलेक्ट्रोड जहां पे रिडक्शन हो उसको हम कहते हैं कैथोड। अब पॉजिटिव और नेगेटिव से कुछ लेना देना नहीं है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो या नेगेटिव, उससे कुछ लेना देना नहीं है, उससे आप नाम नहीं दे सकते। आपको जब भी इलेक्ट्रोड का नाम देना हो आपको देखना है वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं लियो जर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कॉपर और जिंक की, ताकि ऊपर की जो सेल है वो भी समझ में आ जाए थोड़ी बहुत। अब देखो ये रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कैसे होता है या रेडॉक्स कैसे होता है, इसको आप यहां से समझ सकते हैं। सपोज अगर मैं एक जिंक प्लेट ले लूं, जिंक मेटल चिप ले लूं, स्ट्रिप ले लूं, उसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दूं। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो रहता है ये ब्लू कलर का रहता है, ब्लू कलर। अगर आप उसको कुछ देर के लिए रखेंगे ना, तो आप देखेंगे ये वाला जो जिंक रॉड है, जिंक रॉड, इससे आपको ऐसे नजर आएगी, यानी इसका मतलब यहां से जिंक डिजोल्व हो जाएगा। और ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे फेंट हो जाएगा और गायब हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, जब हम जिंक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालते हैं तो होता क्या है कि जिंक जो है
ये ऑक्सीडाइज होता है, यानी यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये बन जाता है Zn2 पॉजिटिव। याद रखना, मेटेलिक फॉर्म में कभी डिजोल्व नहीं होता, लेकिन जब वो आयोनिक फॉर्म में आ जाता है तो वाटर में डिजोल्व हो सकता है या सोल्यूशन में डिजोल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जिंक आयन्स बन जाता है और डिजोल्व हो जाता है इसमें। ठीक, और कॉपर सल्फेट जो है ना वो कलर्ड नहीं होता, याद रखना। यानी यहाँ पे जिंक जो है, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाता है। और जो यहाँ पे कॉपर 2 आयन्स है, क्योंकि ये ऐसा है Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पे जो कॉपर 2 पॉजिटिव ये वही इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाता है और कॉपर मेटल बनाता है। और कॉपर मेटल डिजोल्व नहीं हो सकता, कॉपर आयन्स डिजोल्व हो सकते हैं, तो इसलिए कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। अब ये डिपॉजिट होता है तो मतलब ये सोल्यूशन से बाहर जाता है, और जिंक डिजोल्व होता है मतलब वो ऊपर से नीचे सोल्यूशन में आ जाता है। जिंक सल्फेट का जो कलर है वो वाइट है, यानी मैं बोल सकता हूँ उसको कलरलेस है, जबकि कॉपर सल्फेट कलर्ड है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे कॉपर गायब हो जाता है और जिंक 2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट सोल्यूशन बन जाती है धीरे धीरे। ठीक, या मैं बोलूंगा ऐसा, जिंक पासेस इनटू सोल्यूशन, तो इसका मतलब जिंक जो है वो डिजोल्व होता है या इसका डी इलेक्ट्रोनेशन होता है, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या ऑक्सीडेशन होता है जिंक का। इसको हम कहते हैं सोल्यूशन प्रेशर, यानी मेटल की टेंडेंसी डिजोल्व होने की, या मेटल की वो टेंडेंसी जिससे वो मेटल चिप से जंप मार के सोल्यूशन में जाता है, उसको हम कहते हैं सोल्यूशन प्रेशर। जबकि कॉपर क्या करता है, कॉपर 2 आयन्स ये डिपॉजिट हो जाते हैं। डिपॉजिट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, उसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेशन, या मैं कहूंगा इसको ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब रहता है टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन्स टू कन्वर्ट इनटू मेटल, या टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन्स टू गेट रिड्यूस्ड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रोनेशन, यानी यहाँ पे रिडक्शन हो जाती है कॉपर आयन्स की। क्लियर, ये बात याद रखना। और इतना भी याद रखना, ये अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इतना भी याद रखना कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के लिए हमें कंडक्टर्स की जरूरत पड़ती है। चाहे इलेक्ट्रोड लेंगे वो भी कंडक्टर होना चाहिए, और इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो भी कंडक्टर होना चाहिए। अब ये कंडक्टर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और इसके क्या टाइप्स होते हैं, और ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि लेक्चर बड़ा ना हो जाए और आप भी एंजॉय करें। तो आई होप आपने ये जो सिंपल सा इंट्रोडक्शन है ये आपने थोड़ा बहुत समझा होगा। अगर नहीं समझा तो दोबारा देख लेना, और अगर उसके बाद में भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता देना, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।